नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट नंबर आज 10 है। अगर आपने पीछे का 9 वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ कोई फालतू का प्रश्न नहीं कराया जाता है। मैं केवल 10 मिनट आपका लेता हूँ और 10 से अधिक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। भारत के सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हो। तो आप लोग का 10 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आप लोग बर्बाद ना करें, ये 10 मिनट को फुल देखिए और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब? ये प्रश्न है आप लोग से। 31 दिसंबर 1930, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपसे डेट वाइज प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। जब भी आप बड़े लेवल के एग्जाम में बैठिएगा, अब तो ग्रुप डी में भी पूछा जाता है डेट के साथ ही। तो आप लोग को याद होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। अब आइए देखते हैं विस्तार में। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों के लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। तो आप लोग ये याद। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे और इसमें तीनों में भाग लिए थे कौन भारतीय? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले इकलौते भारतीय हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। अब आइए देखते हैं विस्तार से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जगजीवन राम, घनश्याम दास, BR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास, ये आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घनश्याम दास को हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद अध्यक्ष बनाया गया था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वो पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अंग, मगध, मल, वत्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, मल में। याद रखिएगा किस राज्य में? तो मल राज्य में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, ये आप लोग याद रखिए। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलाम का अधिकार पत्र कह दिया था? तो 1935 अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गुलाम का अधिकार पत्र बोला गया था, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक वीक त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो औपचारिक वीक को टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, GV मावलंकर, संजीव रेड्डी या
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। याद रखिएगा दोस्तों, जीवी मावलंकर जी के द्वारा विग को त्याग कर इन्होंने गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करने की ठान ली थी। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक रूप से विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। आप लोग याद रखिएगा। और यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे जीवी मावलंकर। ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को काफ़ी मेहनत करना है और पढ़ाई कीजिए। जिस टॉपिक को पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स जानिए उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। तो भारत कम्युनिस्ट पार्टी की गठन भी 1925 में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में ही की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में कानपुर में और नागपुर में की गई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कानपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इम्यूनोथेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इम्यूनोथेरेपी, अगर आप लोग दोस्त इसका नाम सुने होंगे तो आप लोग को इसका उत्तर भी पता होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हूँ एक बार। यह तकनीक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है। यह एक रासायनिक चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में दुष्प्रभाव का अभाव होता है या इसमें अंतःशिरा विधि नहीं प्रयुक्त की जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये थे आपके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तकनीक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है, इम्यूनोथेरेपी। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो इम्यूनोथेरेपी एक जैविक उपचार तकनीक है जो कैंसर के इलाज में मददगार है। यह कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। उल्लेखनीय है कि प्रतिरक्षा प्रणाली श्वेत रक्त कोशिका और लसिका तंत्र के ऊतकों और अंगों से मिलकर बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इम्यूनोथेरेपी कैंसर की जांच में मदद करता है। अब आइए देखते हैं आज के 9th नंबर प्रश्न को। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा अशोक के द्वारा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ऑप्शन है अड्यार, वृंदावन, जेनेवा, न्यूयॉर्क। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा अड्यार में है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं डिटेल्स में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में स्थित है। अब देखते हैं टेस्ट प्रश्न को। कल मैंने टेस्ट में ये प्रश्न पूछा था कि वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा शून्य होता है। अब आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। मालवा का पठार किसके बीच स्थित है? ये हैं आपके ऑप्शन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के बीच और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।